सीमा के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। सीमा हमेशा चाहती थी कि उसकी बहुएं उसके हिसाब से चलें, इसलिए वो अपने दोनों बेटों की शादी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़कियों से करवा देती है, जिनका नाम था रीमा और अर्चना। सीमा का सबसे छोटा बेटा, जो कि खुद की मर्जी से शादी करके सीमा के लिए एक पढ़ी लिखी बहू ले आता है, जिसका नाम नेहा था। सीमा अक्सर अपनी पढ़ी लिखी बहू से नाराज रहती थी और ऐसे ही एक सुबह सीमा की बड़ी बहू रीमा सीमा को सुबह सुबह चाय देती है और कहती है, माँ जी, ये रही आपकी चाय। तभी वहाँ पर सीमा की बहू नेहा आती है और नेहा रीमा से बोलती है, अरे दीदी, अब माँ जी को सुबह सुबह चाय देना बंद करो, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सुबह सुबह माँ जी को ताज़ा ताज़ा पानी पीना चाहिए। और मम्मा जी, आप मेरी बात मानो, सुबह की ना चाय बंद कर दो। अगर आपको चाय ज्यादा पसंद है तो आप दिन में एक बार ही चाय पिया करो, इससे ना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अरे ओ महारानी, अपना ये पढ़ा लिखा ज्ञान अपने पास रख। तुझसे किसी ने नहीं पूछा, ना ही बोला है कि तू यहाँ पे आके हमें ज्ञान दे। अरे मैं बहुत सालों से चाय पीती आ रही हूँ सुबह सुबह, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। और मुझे तू सिखाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ हैं, इसलिए मुझे आपकी हेल्थ की चिंता होती रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। सुबह सुबह पानी पिए, ताज़ी ताज़ी हवा लें। चाय पीने से आपको दिक्कत और परेशानी होगी आगे जाकर। अरे तू मेरी हेल्थ की चिंता मत कर, मेरी 2 बहुएं हैं, उनको पता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है और क्या करना है। ठीक है, तो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम शहर की जो लड़कियां होती हैं ना, पढ़ लिख के 2-4 अक्षर क्या अपने ससुराल में आ जाती हैं, अपनी ही सास को सिखाने लगती है कि इनको ये करना है, इनको ये नहीं करना है। और मैंने अपने बाल ना धूप में सफेद नहीं किए, बहुत पुराना अनुभव है मुझे चीजों को लेकर। बेचारी नेहा अपना मुंह लटकाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी सीमा अपनी बहू रीमा और अर्चना से कहती है, मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ जाकर इस पढ़ी लिखी लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन अब जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसकी शादी मैं अब अपनी मर्जी के हिसाब से करूंगी। घर में ऐसी बहू लेकर आऊंगी जैसी, यानी कि तुम दोनों, जो कि तुम दोनों मेरी बात मानती हो और सुनती भी हो और मेरे हिसाब से रहती। जिस दिन तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी तुम्हारे हिसाब से आ जाएगी ना, उस दिन मौका देकर इस नेहा को इस घर से अलग कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा जी, आप ना बिल्कुल सही बोल रही है। नेहा ना अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, अपना ज्ञान हर वक्त यहाँ वहाँ बांटने लगती है। अरे हमको इनके ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम भी ना कोई गंवार नहीं है। 8वीं फेल है तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। हमको सीमा अपने सबसे छोटे बेटे कुणाल से उसकी शादी के बारे में बात करती है। तभी कुणाल अपनी माँ को अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है, माँ देखो, अब वो समय नहीं रहा कि आप हर समय अपनी मनमानी दिखाती रहो। हंसकर शादी को लेकर जीवन में करियर और शादी अपनी मर्जी के हिसाब से करनी होती है। और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज। मेरी जो गर्लफ्रेंड है मोहिनी, हम दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और हम शादी करने वाले हैं। बस उस दिन का इंतजार था जब आप खुद मुझे मेरी शादी के लिए पूछो, और आज वो दिन आ गया है। इसलिए मैं आपको मोहिनी के बारे में बता रहा हूँ। और हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि आप जोर जबरदस्ती करके जैसे आपने मेरे 2 भाइयों की शादी करवा दी, वैसे ही मेरी भी करवा दोगी, तो ये चीज होने वाली नहीं है। शादी तो मैं मोहिनी से ही करूंगा। कुणाल अपनी शादी को लेकर अपनी माँ के सामने अपना फैसला सुना देता है। बेचारी सीमा बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के आगे माँ बाप की कहाँ चलती है। इसलिए कुछ महीनों बाद कुणाल और मोहिनी की शादी हो जाती है। मोहिनी भी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद सीमा अपनी दोनों बहू नेहा और मोहिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी खुद के चेहरे पर फेशियल कर रही थी। तभी रीमा और अर्चना की नजर उस पर पड़ती है। अरे अर्चना, ये कौन सा लेप लगा रही है? ये कहीं ऐसा ना हो पढ़े लिखे होने के साथ ये और ज्यादा सुंदर हो जाए, क्योंकि हम तो सिर्फ 8वीं फेल हैं और हमको शहर के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता भी नहीं। अगर माँ जी हमसे ज्यादा इनको मानने लगे तो हमारी कीमत इस घर में एक नौकरानी जैसी हो जाएगी। हमें किसी भी तरह से इन दोनों पढ़ी लिखी बहुओं के आगे खुद को कम नहीं दिखाना है। एक काम करते हैं, हम भी अपने कमरे में चलकर चेहरे पर कुछ लगा लेते हैं ताकि हम भी सुंदर हो जाएं। लेकिन ये जो चेहरे पर लेप लगा रही है, ये लेप हमारे पास नहीं है। चल कोई बात नहीं, कल हम बाजार जाकर लेप ले आएंगे और वही लेप ना हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखती हैं कि नेहा अपने कमरे में ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही है। ये देख वो दोनों आपस में बोलती हैं, अरे क्या ये कोई मशीन है क्या बालों को सुखाने वाली? बड़ी कमाल की मशीन है। अब हम भी इस मशीन के जरिए अपने बालों को सुखाएंगे।
हाँ, हमें भी ना तुम पढ़ी लिखी देवरानी की तरह बनना है। आगे जाकर हर कोई हमें गंवार बोल देगा। तुम पागल हो क्या दीदी? माँ जी तो हमें ऐसे ही पसंद करती है, फिर हमें बदलने की क्या जरूरत है? सच में अर्चना, तू तो गंवार ही है। अरे इंसान की फितरत बदलने में समय नहीं लगती। और हाँ, ये जो आजकल के पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। कब कैसे अपने वश में किसी को कर ले पता नहीं लगता। अगर मान लो हमारी दोनों पढ़ी लिखी देवरानियों की नौकरी लग जाती है और ये दोनों माँ जी को खूब सारे पैसे कमा कर देंगी, उसके बाद हमारी क्या कीमत होगी इस घर में? इसीलिए हमें तो इनकी तरह बनना होगा ना। ऐसे ही अगले दिन दोनों मार्केट जाकर अपने लिए फेशियल ले आते हैं और घर आकर अपने चेहरे पर उसे लगाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों नहा धोकर तैयार होकर अपने कमरे में आती हैं और एक दूसरे को देखते हुए आपस में कहती हैं, देख कितना कमाल कर लिए, इससे ना हम इतने सुंदर दिखाई दे रहे, हमारा चेहरा तो खिला खिला नजर आ रहा है। सच में पढ़े लिखे लोगों को सब कुछ पता होता है। अच्छा, बाल तो सुखा ले उस मशीन की मदद से। एक काम करती हूँ, नेहा के कमरे से वो मशीन लेकर आती हूँ, उसके बाद हम दोनों अपने बाल सुखा लेंगे। इस तरह से अर्चना नेहा के कमरे से ड्रायर मशीन ले आती है। मशीन की मदद से दोनों अपने बाल सुखाने लगती हैं। दोनों पहली बार ड्रायर मशीन चला रही थीं। उन दोनों को ठीक तरीके से ड्रायर मशीन चलाना नहीं आता था और थोड़ी देर बाद ड्रायर मशीन गर्म होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बहुत बुरी तरह से लगती है। तभी उनके चेहरे पर भी बहुत जोर से जलन शुरू हो जाती है और दाने निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत देर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। नेहा और मोहिनी दोनों मार्केट गई थी तो दूसरी तरफ सीमा अपनी सहेली के घर गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों घर वापस आती हैं, तो रीमा और अर्चना की हालत देखकर वो सब घबरा जाते हैं। रीना और अर्चना दोनों नेहा और मोहिनी को पूरी बात बताते हैं। इसके बाद वो दोनों कहते हैं, हमारी बात को गलत मत समझना दीदी, लेकिन सच बताऊं तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान का पढ़ा लिखा और समझदार होना बहुत जरूरी होता है। आपने हमें देखकर ये सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसे सीखने या समझने की कोशिश नहीं की। किसी भी इंसान की देखी देखा में आकर ना अपने आप को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और मैंने अपने फेस पर कौन सा फेशियल लगाया कौन सा नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन आपने मुझे देखकर मार्केट से ना जाने कौन सा केमिकल वाला फेशियल ले आए और अपने चेहरे पे लगा दिए, जिसके बाद ऐसा हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जीवन में समझदार होना और पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। किताबी ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों जरूरी है हमारे लिए, ताकि इंसान जीवन में आने वाले हर अच्छे और बुरे परिस्थिति में अपने आप को और सिचुएशन को समझ सके। गलती इनकी नहीं है बहू, गलती मेरी भी है। मुझे ऐसा लगता था कि कम पढ़े लिखे लोग, गंवार लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। बहू, तुम दोनों तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपनी तरह ही अपनी जेठानियों को समझदार बना दो और इन्हें वक्त के साथ कैसे चलना है, कैसे जीना है, वो सब सिखा दो। इस तरह से नेहा और मोहिनी दोनों मिलकर अपने दोनों गंवार जेठानी को हर वो तौर तरीके सिखाते हैं जो कि उनको नहीं पता थे। इस तरह से सीखते सिखाते उन सभी के लिए प्यार धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था और वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। शालिनी, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने बिना रिश्ता फिक्स हुए शादी को लेकर खूब सारे अरमान संजो रखे थे। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके उससे कहती है, यार मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा पसंद किया है, पूरे 50,000 का, और इस शहर के बेस्ट डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है वो। अरे वाह, क्या बात है, तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। रिश्ता पक्का हो गया और तूने बताया ही नहीं, सीधा अब लहंगा फिक्स हो रहा है। वाह रे तेरी दोस्ती शालिनी मैडम। अरे तो पागल है क्या, मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, उसे ही पूरा करने की सोचती हूँ। हे भगवान, सही में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से अच्छे दोस्त मांगे थे, लेकिन इतने अमाउंट में तेरे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। तू ना मेरा मजाक मत बना। हर लड़की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा के रखती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी शादी ठंड में हो, हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाएं, ठंड के मौसम में सारी चीजों को एंजॉय करें। वाह रे तेरे सस्ते सपने। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सहेली की शादी ठंड में ही हो, क्योंकि ऐसी उसकी इच्छा है। और अब ना मुझे काम करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे इन फालतू सपने के लिए समय नहीं है। हाँ जाना, तेरे लिए सपने सस्ते होंगे, मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। और अब फोन रख, परेशान करती रहती है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन शालिनी के घर उसकी कजिन सिस्टर मिनी की शादी का इनविटेशन आता है। ये देख शालिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या,
इतनी गर्मी में कौन शादी करता है? मुझे नहीं जाना, पूरा मेकअप खराब हो जाता है पसीने से। ज्यादा बकवास करी ना, 8 नंबर की चप्पल मारूंगी फेंक के और मुंह पर छपेगा 16। और हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठंड में शादी करने का मतलब होता है कि दुगना खर्चा करना। अरे रिश्तेदारों की रजाई, गद्दे, कंबल, इन सब का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। गर्मी में कम से कम रजाई कंबल का खर्चा तो बचता है। और तो और सर्दियों में रिश्तेदारों को गरम गरम खाना चाहिए होता है, जिससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है। मैं तो तेरी शादी गर्मी में ही करूंगी बस। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो सोच रखा है अपनी शादी ठंड में करूंगी और ठंड में अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने। ठंड में जाकर शादी लोग क्यों करते हैं? सर्दियों में तो मजा आता है शादी करने का। अभी मैंने तेरे से कहा ना कि 8 नंबर का चप्पल मारूंगी तो 16 नंबर छपेगा मुंह पर। दिलवाऊं तुझे शादी के मजे, वो भी सर्दियों में। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? अरे माँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अब मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ जो भी मन में हो। और चाहे जो भी हो, शादी तो मैं सर्दियों में ही करूंगी। ठंड में शादी करने का मजा ही अलग है। तेरा दिमाग तो सही है ना शालिनी? इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में खूब बहस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालिनी के लिए अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। शालिनी को अनुज और अनुज को शालिनी दोनों पसंद आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले शालिनी की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त एक पंडित से निकलवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, जजमान, लड़का और लड़की की कुंडली देखने के बाद इनका बहुत ही शुभ मुहूर्त मई और जून के आसपास का है। इन दोनों महीनों में आप कभी भी इनकी शादी कर सकते हो। दिन आप फिक्स कर लो खुद अपने हिसाब से। पंडित जी, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? नहीं बिटिया, जून और मई का ही मुहूर्त है शुभ, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से। फिर मुझे शादी नहीं करनी पंडित जी। मेरी कुंडली के साथ विंटर में शादी के लिए बिल्कुल में मैच नहीं कर रही है। मैं तो अनुज जी के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो ऐसे के साथ जिसके साथ कुंडली भी मैच करे और शादी का जो मुहूर्त है वो भी सर्दियों का हो। ठंड में ही शादी करनी है मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई शादी करने को मना करता है क्या? अनुज, तुम नहीं जानते, शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं और शादी मैं सर्दियों में ही करूंगी। शालिनी, 8 नंबर का चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी तो 16 छपेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे कितनी बार कहा है कि मैं भी सर्दियों में शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं करनी मुझे शादी वादी। शालिनी का ऐसा जवाब सुनकर शालिनी की होने वाली सास मनोरमा कहती है, अरे शालिनी बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये मुहूर्त में यकीन तो मैं भी नहीं करती। और हाँ, तुझे अगर शादी ठंड में करनी है तो यही ठीक, मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगी, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अब शालिनी की शादी अनुज के साथ बिना मुहूर्त के जनवरी के महीने में फिक्स हो जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है और इसी तरह से हंसी खुशी शालिनी की शादी अनुज के साथ हो जाती है। शादी के अगले ही दिन मनोरमा शालिनी से कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर धो उसे। ठीक है माँ जी, अभी बर्तन धोती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन में जाती है, किचन में खूब सारा बर्तनों का भंडार लगा था। बर्तन धोने के लिए जैसे ही पानी छोड़ती है, पानी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, किचन में तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ ही जल जाएगा मेरा। मैं बर्तन कैसे धोऊं? गर्म पानी नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है और वैसे भी तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तू एक काम कर, ठंडे पानी से ही बर्तन धो। और मेरे घर में गर्म पानी नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी से पोछा भी लगाना, नहाना भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही तुझे सारा काम करना है, क्योंकि तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी शादी तूने ठंड में की है तो ठंड का असली मजा तो तुझे आना ही चाहिए। इतना बोलकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ठंड में शादी करने के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी, आराम से मेरे घर में नौकर होंगे जो मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं तो आराम करूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। एक तो ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना सारा काम करना पड़ता है। इस तरह से मनोरमा शालिनी के नाक में दम कर देती है।
उसे हर समय ठंडी में शादी करने का टोन मारा करती और उससे ठंड में खूब सारा काम करवाती। ये देखकर शालिनी को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है। इस सर्दी में शादी करके उसने गलती कर दी थी। एक दिन शालिनी अपनी माँ को फोन करके उनसे कहती है, माँ, मुझे लग रहा है सर्दी में शादी करके मैंने गलती कर दी। एक तो मुझे घर का काम करना नहीं आता, ऊपर से अचानक वो भी सर्दियों के मौसम में मुझे काम करने को मिल रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आपके कहे अनुसार गर्मियों में मैं शादी कर लेती तो धीरे धीरे करके काम करने की हैबिट भी बन जाती, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सर्दियों में शादी करने का तो असली मजा है। शालिनी गुस्से में फोन रख देती है। फिर शालिनी को एहसास होता है कि अक्सर बड़े जो कहते हैं वही सही होता है। निर्मला की 3 बहू थी, सोनिया, पीहू और मोहिनी। पर निर्मला अपनी तीनों बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं हर समय किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, निर्मला अपने कमरे में बैठकर फोन में गाने सुन रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर निर्मला की तीनों बहुएं आपस में झगड़ रही होती हैं। पीहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं रसोई में रहूं तो तुम मत आया करो। तुम्हारी वजह से सब्जी जल गई। क्या मेरी वजह से सब्जी जल गई? अरे आपने अपनी सब्जी मोहिनी के भरोसे छोड़ी थी। अरे मेरे भरोसे दीदी सब्जी छोड़कर गई थी तो क्या, मैं तो छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। आप किचन में अकेली थी तो इसलिए आपकी वजह से सब्जी जली है। तुम दोनों ना बड़ी छोटी होकर फायदा उठाती हो और एक होकर मुझसे लड़ने लगती हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं अकेली तुम दोनों पर भारी पड़ने वाली हूँ। निर्मला की तीनों बहू आपस में लड़ी रही होती है कि तभी निर्मला पानी पीने के लिए किचन में आती है। अपनी सास को आता देख तीनों बहू शांत खड़ी हो जाती है और निर्मला को देखने लगती है। निर्मला आज उन तीनों को कुछ नहीं कहती। ये देखकर सोनिया निर्मला से बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आपने हम तीनों को डांटा क्यों नहीं? अरे लगता है माँ जी का आज दिमाग ठंडा है, इसलिए माँ जी ने हमें डांटा नहीं। पर तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रही है कि माँ जी ने हमें क्यों नहीं डांटा, इसीलिए तो तुम माँ जी को भड़का रही हो। पीहू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनिया दीदी, आप तो एक नंबर की आग लगाने वाली में से हो। निर्मला उन तीनों के सामने खड़ी थी। तीनों बहुएं अपनी लड़ाई को खत्म करने के बदले आपस में झगड़ रही होती है। अपनी तीनों बहुओं के मुंह के एक्सप्रेशंस को देखकर निर्मला अपने कानों से ईयरबड्स निकालती है और अपनी तीनों बहुओं से बोलती है, अरे तुम तीनों साथ में खड़ी होकर मुझे क्यों बोल रही हो? तुम तीनों का आपस में लड़ने से पेट नहीं भरा क्या, जो तुम मुझसे लड़ने की सोच रही हो? अरे माँ जी, आपके कानों में तो ईयरबड्स लगे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं चला कि हम तीनों झगड़ रहे थे। अरे ये ईयरबड्स भी तो मैंने तुम तीनों की वजह से लगा रखे हैं, ताकि तुम्हारे झगड़े की आवाज मेरे कानों तक ना जा पाए। पर तुम तीनों की शक्ल पर ही लिखा है हम तो 3 झगड़ालू बहुएं हैं। इस तरह से निर्मला अपनी तीनों बहुओं को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ निर्मला की तीनों बहुओं के अंदर दिमाग नहीं आता और वो तीनों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सोनिया घर की सफाई कर रही होती है, तभी पीहू सब्जी लेकर गंदी चप्पल पहने घर में घुस जाती है। ये देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है। पीहू, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग की तो बात ही मत कीजिए दीदी, क्योंकि मेरे पास ना आपसे कई ज्यादा गुना दिमाग है। तभी तो हमेशा हिसाब किताब वाली चीजें मैं करती हूँ और घर की साफ सफाई वाला काम आप। अरे मैंने अभी अभी पोछा लगाया है और तू गंदी चप्पल पहन के घर में आ गई। तेरी वजह से ना पूरा फर्श गंदा हो गया। अब तू ही घर की साफ सफाई करेगी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है दीदी, पर एक चीज पॉसिबल है और वो है आपका मुंह। आपके मुंह की सफाई मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। पीहू और सोनिया में लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी मोहिनी निर्मला के कमरे में जा रही होती है और रास्ते पर सब्जी का थैला रखे होने की वजह से मोहिनी का पैर सब्जी के थैले से टकरा जाता है और सब्जी फर्श पर गिर जाती है और साथ ही मोहिनी भी फर्श पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां और फर्श दोनों खराब हो जाते हैं। ये देखकर सोनिया और पीहू चिल्लाती हुई मोहिनी से बोलती हैं, अब बस तुम्हारी ही तो कमी थी। अब तुम दोनों मिलकर घर को साफ करो, मैं तो आराम करने चली।
अरे मैं क्यों सफाई करूंगी, मोहिनी की वजह से घर गंदा हुआ है। इस मोहिनी की बच्ची ने मेरी ताजी और हरी सब्जियां भी खराब कर दी हैं, इसीलिए घर की सफाई के साथ अब मार्केट से दोबारा सब्जियां भी यही लेकर आएगी। आप दोनों इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हमेशा मुझे दबाते रहोगे। मैं भी इस घर की बहू हूँ, गलती मेरी नहीं है। मैं तो माँ जी का खाना लेकर ही जा रही थी, रास्ते में सब्जी का थैला पीहू दीदी ने रखा था। इस तरह से निर्मला की तीनों बहू एक बार फिर से झगड़ने लगती है। इन तीनों के झगड़े से परेशान निर्मला अपने कमरे में बैठ खुद से बोलती है, मेरी तीनों बहुएं कुत्ते की दुम है, जितना मैं घी लगा लूं वो कभी सीधी नहीं होने वाली। इन तीनों के झगड़े की वजह से कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं भगवान जी के पास ना पहुंच जाऊं। हे भगवान, अभी मुझे आपके पास नहीं आना, इसीलिए मुझे कोई उपाय बताओ ताकि मैं अपनी इन 3 झगड़ालू बहुओं को सुधार सकूं। इतना बोलकर निर्मला बाहर जाती है और अपनी तीनों बहुओं को अच्छे से खरी खोटी सुनाती है। अब इस तरह से 2 दिन निर्मला की बहुएं शांत रहती हैं, पर तीसरे दिन जब निर्मला अपने घर में साड़ी वाले को बुलाती है तो मोहिनी साड़ी वाले से बोलती है, अरे साड़ी वाले अंकल, आज तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाए हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए वो रेड वाली साड़ी पैक कर दीजिए और हाँ, वो ब्लैक वाली भी। मोहिनी, माँ जी ने कोई एक साड़ी लेने के लिए बोला है, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें रेड वाली चाहिए या ब्लैक वाली। अरे पहले मोहिनी ने रेड वाली साड़ी पसंद की थी, इसलिए अब मैं ब्लैक वाली साड़ी लूंगी। अरे बेटियों, तुम तीनों झगड़ क्यों रही हो? मेरे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। कोई जरूरत नहीं है भैया इन तीनों को अब कोई साड़ी दिखाने की, क्योंकि कल अब मैं अकेले सत्संग जा रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया निर्मला बहन, क्योंकि तुम्हारी तीनों बहुएं इतनी ज्यादा झगड़ालू हैं कि अगर वो कल सत्संग में गई तो तुम्हारी नाक कटवा कर आएंगी। इस तरह से साड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर निर्मला की तीनों बहू झगड़ा करना नहीं छोड़ती, जिसके बाद निर्मला अपनी बहुओं को सुधारने के लिए प्लान बनाती है और अपनी तीनों बहुओं को घर की चाबियां दिखाती हुई उन तीनों से बोलती है, ये घर की चाबियां और घर की चाबियां ही घर की असली जिम्मेदारियां होती हैं और माना जाता है कि जो घर की बड़ी बहू होती है उसको ही घर की चाबी दी जाती है, पर तुम तीनों में से ये एक को ही मिल सकती है चाबी, फिर चाहे कोई बड़ी हो या छोटी। सच माँ जी, इसका मतलब ये चाबी मेरी भी हो सकती है, पर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो माँ जी, देर किस बात की, जल्दी से अपनी शर्त बताइए ना। शर्त ये है कि जो घर में सबसे ज्यादा शांत रहेगा, 1 महीने तक बिल्कुल नहीं झगड़ेगा और घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएगा, चाबी उसी को दी जाएगी। निर्मला की शर्तें सुनकर तीनों बहू बहुत खुश होती हैं और बड़ी बहू सोनिया बोलती है, माँ जी, आपने तो बहुत अच्छी शर्त रखी है, क्योंकि इस शर्त से सिर्फ मैं ही तो आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की हूँ और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। घर की सारी जिम्मेदारी भी तो मैं ही संभालती हूँ ना, और मैं इस घर की बड़ी बहू भी तो हूँ। दीदी, लगता है आपने माँ जी की बात को कान खोल कर नहीं सुना, इसलिए मेरी बातों को कान खोल कर सुन ले और दिमाग में बैठा लीजिए, ये चाबी किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी बहू। अपनी तीनों बहू की लड़ाई देखकर निर्मला अपना सर पीटने लगती है और मन ही मन खुद से बोलती है, मेरी ये 3 झगड़ालू बहू कभी नहीं सुधर सकती। मैंने इन तीनों को सुधारने के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया, पर ये तीनों तो इसमें भी झगड़ रही हैं। हे भगवान, तू ही मुझे इन 3 झगड़ालू बहुओं से बचा। इस तरह से निर्मला की तीनों झगड़ालू बहुएं कभी नहीं सुधरती और आपस में इसी तरह से लड़ती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी निर्मला अपनी तीनों झगड़ालू बहुओं के बीच में इसी तरह से पिसती रहती है।